हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में डेली की क्लास की तरह आज भी आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और कल जो अपन ने पढ़ा था राजस्थान की नदियाँ, और उस राजस्थान की नदियों के अपवाह तंत्र को जिस प्रकार से अपन ने पिछली क्लासों में 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है, उसी प्रकार से उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए लास्ट के अपवाह तंत्र के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जो कि राजस्थान का आंतरिक अपवाह तंत्र है। यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान का आंतरिक प्रवाह तंत्र। राजस्थान का आंतरिक प्रवाह तंत्र, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशनों में आ चुके हैं और आते रहते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आते हैं, पहले अपन ये अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर इससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों को मैं एक एक करके अच्छी तरह से समझाऊंगा, और प्रत्येक चीज को डायग्राम से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र में अपन ने पिछली क्लास में घग्गर नदी के बारे में अध्ययन कर लिया है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, कौन कौन से जिलों में प्रवाह करती हुई, और अंतिम रूप में रेतीले टीलों में अपना जल किस प्रकार से मुक्त कर लेती है। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र में और कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस आंतरिक अपवाह तंत्र में जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी, इसको अपन ने पढ़ लिया है। क्लास को एकदम स्लो स्पीड में और एक एक चीज को समझते हुए पढ़ना है, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी पढ़ने से क्या है, आप लोग नहीं तो नोट्स उतार पाओगे और न डायग्राम से समझ पाओगे। थोड़ी देर के लिए पढ़ो प्लीज से, बाकी स्लो स्पीड में और पूरा फैक्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एक एक चीज को, छोटी क्लास है बाकी एक क्लास में एक फैक्ट क्लियर होता है, और उसको अच्छी तरह से 1-2 बार रिपीट करके और पढ़ लेना और नोट कर लेना, और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते चलो, ताकि ये क्लास धीरे धीरे और डेवलप होती जाए और विकसित होती जाए। ठीक है, तो घग्गर नदी को अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके बाद में कौन कौन सी नदियां हैं जो कि अपन इसको आगे पढ़ेंगे, जैसे कांकली नदी है, दूसरी कांकली नदी, और फिर साबी नदी है, साबी, और कांकने, और बाणगंगा। ये राजस्थान की प्रमुख आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियां हैं। और इसके बाद में यहाँ के प्राकृतिक झीलों में, जैसे सांबर झील है, तो सांबर झील में गिरने वाली जो स्थानीय नदियां हैं वह भी आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। उनको मैं अलग से एक क्लास में समझाऊंगा, और उनसे भी संबंधित क्वेश्चन बन करके आते रहते हैं। चलो इनके बारे में अपन एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कांकली नदी। इसका उद्गम
उद्गम कहाँ से है? सीकर जिले के, यहाँ उद्गम है सीकर जिले में जो सेवर की पहाड़ियां है, तो ये जो नदी है सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियां है, सेवर की नहीं, खंडेला की। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है या उद्गम होता है। ठीक है। इसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र, ये इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से है? यहाँ लिख देता हूँ, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में बहती है? ये सीकर जिला, सीकर, झुंझुनू और अंतिम में चूरू, चूरू जिले तक ये बहती है और चूरू के रेतीले टीलों में यह लुप्त हो जाती है। अंतिम स्थान यहाँ लिख लो, अंतिम स्थान कौन सा है? चूरू के रेतीले टीलों में लुप्त। ठीक है, रेतीले टीलों में लुप्त हो जाती है चूरू जिले में। तो ये उद्गम तो सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से होती है और 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू और चूरू में। लास्ट में चूरू जिले के रेतीले टीलों में ये अपना जल लुप्त हो जाता है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंतरिक अपवा तंत्र की नदी हुई। भाई आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां किसको कहा जाता है? वे नदियां जो अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके और समुद्र में न गिरने से पहले ही रेतीले टीले या प्राकृतिक झीलों में अपना जल लुप्त कर लेती है या उसमें जमा कर देती है। ऐसी नदियों को आंतरिक अपवा तंत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक एक चीज शायद अपने नोट कर ली होगी और आगे की नदियां अपन पढ़ते हैं। दूसरे नंबर की पढ़ते हैं आज साबी नदी। तो ये आज की दूसरी नदी है साबी नदी, साबी नदी। चलो इसके बारे में और थोड़ी और जानकारी पढ़ लेते हैं। अभी आपको याद है कि इस कांकरी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। इतिहास की तरफ, तो इस साबी नदी, इस कांकरी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? ये कांकरी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता पनपी। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता
पनपी थी, इसका विकास हुआ। और ये कौन सी सभ्यता है? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? यह ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो साथ के साथ ये भी आप पढ़ते चलना कि कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता पनपी थी और ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल सर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बारे में भी क्वेश्चन बनकर के कितनी बार आ चुका है और आने की संभावना भी रहती है। आप तो पेपर को समझो और इस तरीके से एक एक चीज को मतलब क्लियर करते चलो और नोट करते चलो, अपने दोस्तों को भी इसी से जोड़ते चलो। अभी अपने पास और आंतरिक अपतंत्र की नदियां हैं। एक सूचना है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भी चालू होने वाले हैं और अपने कॉलेज से बनाए रखें, अपने कॉलेज से संबंध बनाए रखें, उनसे सूचना लेते रहें। शायद इसी दिसंबर के महीने में प्रारंभ हो सकते हैं और आपके आसपास अपने परिवार में या रिश्तेदार मोहल्ले में कोई भी योग्य बच्चा बच्ची जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हो बीए में, बीएससी में, एमए में या एमएससी में, अगर एडमिशन लेना चाहे तो परीक्षा फॉर्म भरने से पहले टैगोर कॉलेज बौली में अभी प्रवेश प्रारंभ है और सीटें भी निश्चित है। तो एडमिशन लेकर के और अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एडमिशन अभी लेकर के और एग्जाम फॉर्म भरने से पहले हो सकते हैं, उसके बाद में एडमिशन होना संभव नहीं है। इसलिए अभी एक दो दिन में प्रवेश प्राप्त कर लें। ठीक है, अपना इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर दूसरी नदी पढ़ते हैं, साबी नदी। ये यहाँ लिख दिया मैंने, साबी नदी। ठीक है, इसके उद्गम है, उद्गम कहाँ पर होता है? जयपुर की जो पहाड़ियां हैं, कौन सी? सेवर की पहाड़ियां। जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और दूसरा, इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर से होता हुआ और हरियाणा के गुड़गांव जिले में इसका अंतिम स्थान है। और गुड़गांव जिले में ही ये आंतरिक भूगर्भ में समा जाती है, इसका जल समा जाता है। तो ये भी एक आंतरिक अपतंत्र की नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र लिख लीजिए। दूसरे नंबर पे लिखेंगे इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तहसीलों में होती हुई बहती है। कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो जिसमें ये साबी नदी बहती हुई आगे बढ़ती है,
ये है आपके बांसुर तहसील बरौड़, बांसुर बरौड़, बांसुर बरौड़, किशनगढ़, बांसुर बरौड़, किशनगढ़, वास, मंडावर और तिजारा। मंडावर और तिजारा। दो बार फिर समझ लो। सभी नदी का उद्गम है जयपुर जिले के सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर जिले में ही बांसुर तहसील, बरौड़ तहसील, किशनगढ़ वास तहसील, मंडावर तहसील और तिजारा तहसील में बहती हुई हरियाणा के गुड़गांव जिले में, हरियाणा के गुड़गांव तहसील में, गुड़गांव जिले में पटौती नामक स्थान, कौन सा स्थान है? अंतिम स्थान कौन सा है? पटौती। पटौती जिला कौन सा? गुड़गांव। के उत्तर में। और समझ लो शाही नदी, इसका उद्गम होता है जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से और प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? बांसुर, बरौड़, किशनगढ़ वास, मंडावर और तिजारा तहसीलों में बहती हुई और हरियाणा के गुड़गांव जिले में ये इसका अंतिम स्थान है। अंतिम स्थान कौन सा है? ये अंतिम स्थान लगा दिया मैंने। पटौती जो जिला गुड़गांव में है, कहाँ का? हरियाणा के गुड़गांव जिले में पटौती नामक स्थान के उत्तर में इसका अंतिम स्थान है, जो भूगर्भ में इसका जल समा जाता है और अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साबी नदी के बारे में पढ़ लिया है, जो कि राजस्थान के अखवा तंत्र में इसको काउंट किया जाता है। फिर दूसरी अगली नदी पढ़ते हैं कांकने। ये तीसरे नंबर की नदी है कांकने। कांकने नदी, ठीक है। कांकने नदी, जिसको कांकनी नदी के नाम से भी जानते हैं, कांकने या कांकनी नदी, तो जैसलमेर के दक्षिण में, जैसलमेर के, इसका उद्गम कहां पर है? ये उद्गम, ये जैसलमेर के दक्षिण, जैसलमेर के दक्षिण में लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में चलने पर एक कोटड़ी नामक स्थान है। कोटड़ी, मैं लिख देता हूं, कोटड़ी
नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कोटली नामक स्थान से इसका उद्गम होता है काकनी नदी का। कौन से जिले में? राजस्थान के जैसलमेर जिले के दक्षिण में 27 किलोमीटर के दक्षिण में चलने पर कोटली नामक स्थान से इस काकनी नदी का उद्गम होता है। इसको काकनी भी बोलते हैं, काकनी। ठीक है, काकनी भी नोट कर लेना। और ये इसका प्रवाह क्षेत्र आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पर ये इसका जल रेतीले टीलों में समा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ प्रवाह क्षेत्र है जैसलमेर जिले के ही रेतीले टीलों में इसका जल लुप्त हो जाता है। जैसलमेर जिले में ही जैसलमेर जिले में ही लुप्त हो जाता है रेतीले टीलों में। और जब वर्षा अधिक आती है तो ये कुछ दूरी पर आगे की ओर बढ़ जाती है। उस समय इस नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। देखो विस्तार लगा कर लिख देता हूँ। अधिक वर्षा के समय अधिक दूरी तक नदी जलधारा को मसूरदी नदी कहते हैं। देखो अधिक वर्षा हो जाती है तो उस समय यह नदी कौन सी नदी? काकनी नदी अधिक दूरी तक अपने जलधारा के रूप में एक नदी का रूप धारण कर लेती है। तो उस नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि यह एक वर्षा पोषित नदी है। पूछ लिया जाता है कि भारत में अपने राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी जो वर्षा पोषित नदी है। वर्षा पोषित नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो वर्षा पोषित नदी है। कौन सी? मसूरदी या काकनी, कोई सी भी आ जाए एक ही बात है। मसूरदी या काकनी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंतर प्रवाह की नदियां हैं, आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं। और इसी प्रकार से एक तरह से आगे बढ़ते हैं तो अपन ने पढ़ लिया घग्गर नदी को पढ़ लिया, कांतुली नदी को पढ़ लिया, सभी नदी को पढ़ लिया, काकनी नदी को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं थोड़ी बाणगंगा। तो बाणगंगा को अपन ने चंबल नदी अपवा तंत्र के साथ भी पढ़ा था।
और ये एक तरह से रुंडित नदी के रूप में है। और मैंने बताया था कि आरपीएससी इसको रुंडित नदी के रूप में और आंतरिक अपवा तंत्र की नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आंतरिक अपवा तंत्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये नदी जयपुर से जो निकलती है, आपको याद है पहले भी बताया था मैंने कि ये लिख देता हूँ बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा नदी की उत्पत्ति है जयपुर के बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियों से ये बाणगंगा निकलती है, उत्पन्न होती है और अपने सारी नदियों के साथ में पूरब की ओर बढ़ती हुई प्रवाह क्षेत्र पूर्व की और दौसा, भरतपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, इन राज्यों में, इन जिलों में ये बहती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में, और भरतपुर के केवलादेव अभ्यारण्य जो नेशनल बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर में नेशनल बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना। तो भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में जल देती है। कौन सी नदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर या केवलादेव अभ्यारण्य को जल प्रवाह करती है? एक बाणगंगा नदी देती है और यहीं पर इसका जल अवरुद्ध हो जाता है और लुप्त हो जाता है। जब जल आगे अधिक वर्षा हो जाती है तो इसका जल बहता हुआ एक धारा के रूप में और इसमें यमुना नदी में मिल जाता है। कहाँ पर? आगरा के समीप। तो आप नोट कर लेना, आगरा के समीप, पहले भी कर लिया हुआ वैसे, आगरा के समीप ये मिल जाता है। अन्यथा इसका जल केवलादेव अभ्यारण्य में एकत्रित होकर लुप्त हो जाता है, इसलिए इसको आंतरिक अपवा तंत्र की नदी के रूप में जाना जाता है। आप नोट करते चलो, आंतरिक अपवा तंत्र की नदी के रूप में। और राजस्थान की एकमात्र नदी है राजस्थान की एकमात्र नदी जो रुंडित नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी रुंडित नदी है ये बाणगंगा। रुंडित नदी किसको कहा जाता है? जिसका जल मुहाने पर अवरुद्ध हो जाए, एकत्रित हो जाए और वहीं पर वह समा जाए, तो उस नदी को
रुंडित नदी के रूप में जाना जाता है। तो भूगर्भ शास्त्रियों का इस प्रकार से मानना है कि कालांतर में यह प्राचीन काल में यह इसी यमुना नदी की सहायक नदी थी, परंतु इसके उद्गम स्थान वाला जो क्षेत्र है वह आंतरिक भू हलचल के कारण ऊपर की ओर उठ जाने से यमुना नदी का प्रवाह दिशा में परिवर्तन आ गया और दिशा में परिवर्तन आ जाने से इसके बाणगंगा के और यमुना के बीच की भूमि ऊपर उठ जाने से इसकी गति में और इसकी दिशा में भी परिवर्तन आ गया। इसलिए इसका जल यह भरतपुर के समीप आकर अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये इसका विशेषता है। और अपन ने इस प्रकार से राजस्थान की आज आंतरिक अपवा तंत्र की नदियों के बारे में अध्ययन किया। आप लोग भी इनको एक एक चीज को डायग्राम से अपने नोटबुक में नोट करते चलना और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते चलना और बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, धन्यवाद।